ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का है वो बहुत जल्द मीन्स के कल परसों से ही नए रूट्स के हम लोग स्टार्ट पे जा रहे हैं। शहीद बेनज़ीराबाद में इसी हफ्ते से जो है वो पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपको पता है कि पीपल्स बस सर्विस जो है वो कराची, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर में चल रही थी। अब नवाब शाह में भी जो शहीद बेनज़ीराबाद है उसमें भी जो है वो बसेस कल पहुंच जाएंगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में उसका ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम नए कुछ रूट्स शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि रिसेंटली हमने चाकीवाड़ा में एक पीपल्स बस सर्विस का रूट शुरू किया है और अब जो है 21 किलोमीटर का एक रूट जो है वो शुरू किया जा रहा है और वो हॉक्स बे से लेके टावर तक जो है वो शुरू कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद हॉक्स बे से टावर तक, फिर उसके बाद जो है मीरपुर खास भी ऑलरेडी हम अभी कर चुके हैं, लेकिन एक और रूट शुरू करने जा रहे हैं हम लोग जो कि 36 किलोमीटर तवील एक रूट है और वो उसमें सादी टाउन से लेकर टावर तक ये रूट शुरू होगा जो कि बड़ी अलासफ स्क्वायर और ये सारी जगहें जो है ये सारा कवर करेगा। तो यहाँ पे भी पीपल्स बस सर्विस के रूट शुरू हो रहे हैं। इससे पहले आपके इल्म में है कि जैसे अभी हमारे ये गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आई है तो तमाम सिंध हुकूमत के महकमे जो हैं वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट का महकमा भी जो है बाकी महकमों के साथ जो है वो उसकी कोशिश ये है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस करें। इन 3-4 महीनों में जो हमने मेजर काम किए वो ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT का जो मिसिंग कनेक्शन था वो हमने शुरू किया, जो कि एक देरीना मुतालबा था। वहाँ पे हमने एक शटल सर्विस स्टार्ट की। उसके साथ येलो लाइन BRT उसका हमने ऑफिशियली फाउंडेशन स्टोन नहीं की, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वो सबसे तवील बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें जाम सादिक ब्रिज का काम हमने भी शुरू कर दिया है। फिर उसके अलावा रेड लाइन BRT जो कि निगरान हुकूमत की कोताहियाँ और मैं समझता हूँ कि ये पिछले 8-9 महीने वो प्रोजेक्ट बंद था, उस पर बहुत स्पीड से काम शुरू हुआ है और उस काम के लिए तो अच्छे भले लोग भी जो है वो मैंने सीनियर कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी देखे वो भी सरेंडर करके गए थे। उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब को किसी ने कहा कि जी सर इसको दोबारा रीटेंडर करें, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। फिर एक बहुत बड़े अखबार ने लिखा कि इंग्लिश अखबार, एक बहुत बड़ा इंग्लिश अखबार जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समझा जाता है, उसने लिखा कि ये रेड लाइन प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया और ये कम से कम 8-9 महीने मज़ीद ये नहीं चालू हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने आए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था कराची के लिए, मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में जो दिल था, उसको हमने विदिन 1 मंथ सबके अगेन ऑल ऑड्स हमने उसको दोबारा से शुरू किया। और इसी तरीके से AFC सिस्टम जिसमें चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, जो कि ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम है, उसको भी इन्हीं दिनों में हमने लॉन्च किया। फिर इसके साथ साथ जो पिंक बस सर्विस के मज़ीद रूट से जिसमें मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने उसका इनाग्रेशन किया था, वो सारी चीज़ें शुरू हुई। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब और भी चीज़ें हैं। 18 वुमेन ड्राइवर्स जो हैं उनको ट्रेन करके उन्होंने भी इसी इन दिनों में सारी चीज़ें शुरू की हैं। EV बसेस जो कि आज से 1.5-2 साल पहले हम लेकर आए थे और हमने कहा कि पहले हम उसको एक टेस्ट केस की तरह चलाएंगे। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विसेज जो हैं वो भी लॉन्च की गई उस वक्त 1.5 साल पहले, लेकिन फॉर्मली इस कैबिनेट ने जो है उसका अप्रूवल दे दिया। अब वो भी हमारी EV बस आ गई हैं। ये भी मज़ीद कहना चाहता हूँ कि मज़ीद EV बसेस जो हैं वो भी अभी कराची के लिए आएंगी। पहले EV बसेस, पाकिस्तान की पहली EV बसेस आ गई हैं, मज़ीद भी EV बसेस आएंगी। मैं देख रहा था जब वफाकी बजट पेश हो रहा था तब मैंने वहाँ पे वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब की स्पीच देख रहा था और उस स्पीच में वफाकी वज़ीर साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान भर में पिंक बस सर्विस शुरू करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की, अब वफाकी हुकूमत भी उसी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाह रही है और उसी प्रोजेक्ट का तसलसल बढ़ाना चाह रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे आइडिया की कामयाबी है, ये हमारी कोशिशों की कामयाबी और हमारी
उस सोच की कामयाबी है जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करते रहे हैं। मुझे एक शिकवा है, मैं आज चले उसका मौका भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि बसेस की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जब आखिरी विज़िट था कराची में, आपको भी याद होगा, तो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि 150 बसेस वो वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को देंगे। आप तमाम साफ़ियों को याद होगा। अफसोस कि इस बजट में मुझे वो 150 बसेस नज़र नहीं आई। तो मेरी इल्तिजा होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि बराए मेहरबानी वो जो 150 बसेस का जो आपने वादा किया था, वो वादा जो है वो आप अपना पूरा करें। मेरी गुजारिश होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छे आदमी हैं और मेरी ज़ाती तौर से भी उनसे बड़ी न्याज़बंदी है। तो मैं गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब कि बराए मेहरबानी जो वादा कराची के लिए किया था, अपने सिंध के लोगों के लिए किया था 150 बसेस का, वो ज़रूर पूरा करें। इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में, ट्रांसपोर्ट में बहुत लंबी डिटेल है, वो मैं बाकी अपनी बजट स्पीच में मैं वो सारी चीज़ें कहूँगा, क्योंकि आज मैं अपनी बजट स्पीच को नहीं टच करना चाह रहा। लेकिन उसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन को जो टारगेट मिला था, और वो था 142 बिलियन का कलेक्शन का, उसमें से 98% टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज है 23 तारीख, अभी 7 दिन है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो 7 दिन में 100% टारगेट को जो है वो हम शुरू करें। एक्साइज में अभी जो एक बहुत बड़ी कैंपेन चली है, जो चल रही है, जो भी फेक नंबर प्लेट्स हैं जो लोग लगा के गाड़ियों में घूमते हैं, उसके ख़िलाफ़ मेगा एक्शन जो है वो हमने शुरू किया है। हमने जाली सरकारी नंबर प्लेट्स लगाने वाले जिन लोगों के खिलाफ एक्शन किया है, उनके खिलाफ FIR काटी हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट्स लगा के बैठे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, कोई सिंध पुलिस की, कोई और मुख्तलिफ महकमों की। रिसेंटली एक कंप्लेंट हमारे पास आई कि एक शख्स था, वो टिकटॉक पे ज़्यादा चलाता था और वो उसमें वो लोगों को शहर वगैरह में थोड़ा रोब भी दिखाता था, थोड़ी वो बदमाशी भी दिखाता था, और उसकी गाड़ी पे सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी, रीवो गाड़ी पे। फिर जैसे हमने पुलिस को दिया, पुलिस ने एक्शन लिया, वो बंदा अरेस्ट हुआ है, वो इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, और वो बंदा जो है वो जाली नंबर प्लेट सरकारी लगा के बैठा था। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से मैं सबको पैगाम देता हूँ, कोई भी शख्स जो सिंध में बसता है, ये कान खोल के सुन ले कि हमारी मैसिव कैंपेन चल रही है। किसी को भी जाली नंबर प्लेट रखते हुए, लगाते हुए पकड़ा गया तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। और ये कोई ना समझे कि मैं अगर कोई अक्सर वाला हूँगा, या मैं कोई बड़ी गाड़ी होगी, या मैं कोई बहुत ही पावरफुल आदमी तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और उसमें अभी हम एक्शन भी ले रहे हैं कि जो जो जाली नंबर प्लेट्स बनाने वाली दुकानें हैं, उनको भी हम उन पर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि प्लेट हर कोई घर में तो नहीं बनाता। ये कुछ लोग हैं, ये दुकानें हैं जो बना के देती हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं हम। और वो नंबर प्लेट्स की दुकानें जो हैं, वो उनको भी ये आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पैगाम है कि अपना जो बाकी कारोबार है वो करें, नंबर प्लेट्स बनाना आपका काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने अब पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन होगा। उसके साथ साथ अमेंडमेंट्स हमने एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी कुछ कैबिनेट से करवाई भी हैं, कुछ असेंबली में भी करवाई हैं, कोई और भी करवाने जा रहे हैं। एक हम जो है वो कर रहे हैं अमेंडमेंट MVO 1965 के उसमें, जिसमें इससे पहले ये था कि गाड़ी किसी ने भी परचेज़ की 60 दिन के अंदर उसको गाड़ी रजिस्टर करानी थी। अब जो है हमने अमेंडमेंट रेडी कर दिए, लॉ से वेट करवा दिए। कैबिनेट की अगली मीटिंग में हम वो लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें पास हो जाएंगी, क्योंकि इन प्रिंसिपल ही सब अग्रीड हैं, सबकी मुशावरत से हो रहा है। अब कोई भी गाड़ी परचेज़ तब कर सकेगा जब वो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। अनरजिस्टर्ड गाड़ी को कोई परचेज़ करेगा तो उसको रजिस्टर करके निकलवानी होगी। चाहे वो गाड़ी इंपोर्ट होकर किसी पोर्ट में आ रही हो, तो भी उस गाड़ी को जो है वहीं से रजिस्टर होगी, फिर जाएगी। अगर किसी दूसरे सूबे के लिए आई है तो कैरियर में जाएगी। इस सूबे की सरजमीन पर कोई भी गाड़ी अनरजिस्टर्ड नहीं चल सकेगी इस अमेंडमेंट के बाद। उसके अलावा कोई लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है किसी भी ब्रांड की, वो शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकेगी जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। ये वाज़े ऐलान है, वाज़े पैगाम है। और इस पर जुर्माने हम बहुत बड़े रख रहे हैं, शायद 10 लाख रुपए तक का हाईएस्ट जुर्माना हम रख रहे हैं कि अगर किसी ने इसके बावजूद वो वायलेशन की तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी उसको भरनी पड़ेगी।
और वो अमेंडमेंट हम असेंबली के ज़रिए लॉ में लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक बहुत हम एक और काम करने जा रहे हैं, वो भी अगेन पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है जो सिंध हुकूमत करने जा रही है, प्रीमियम नंबर प्लेट का ऑक्शन 29 तारीख को, इस महीने की 29 तारीख को एक मुकामी होटल में वो ऑक्शन होने जा रहा है। ऑक्शन का मकसद बता दूं मैं आपको। ऑक्शन का मकसद ये है कि नंबर प्लेट्स की बेसिक प्राइस होगी, इसमें प्लेटिनम नंबर्स होंगे, इसमें गोल्ड नंबर रखे गए हैं और इसमें सिल्वर नंबर रखे गए हैं, और उसमें उनका ओपन ऑक्शन होगा। अगर मैं चाहूं कि मेरे पास कोई अच्छा नंबर मिले तो मैं भी नहीं ले सकता, अगर मुझे लेना है तो मैं उस ओपन ऑक्शन का पार्ट बनूंगा तो मुझे वो नंबर मिलेगा। तो वो हम ऑक्शन करने जा रहे हैं, और ये फिर ऑक्शन अब शुरू में हम लोग पहला ऑक्शन कर रहे हैं एक बड़े नौयत का, और उस ऑक्शन में भी मैं एक चीज़ वाजे करके बता दूं कि वो ऑक्शन जो है उसमें जितना भी अखराजात हैं उसमें से 1 रुपया भी सिंध हुकूमत नहीं भर रही। उस ऑक्शन का भी हमने ये प्लान किया हुआ है कि उस ऑक्शन के तमाम अखराजात हम प्राइवेट जो है मैन्युफैक्चर गाड़ियों वालों हैं उनकी मेहरबानी, उनसे हमने बात की है, वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। 29 तारीख को वो ऑक्शन होने जा रहा है मुकामी होटल में, और उसका ऑक्शन का मकसद मैं दोबारा बता रहा ये हूँ कि उसमें हुकूमत सिंध का 1 रुपया भी खर्च हम नहीं करेंगे, और उसमें हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा रेवेन्यू सरकार के लिए जनरेट करेंगे। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो है नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जो एक्शन है। उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो नारकोटिक्स के खिलाफ एक्शन जो हमने किया है अभी तक, उसमें हुकूमत सिंध ने कोई 137 अक्यूज़ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 137 इन पिछले 3 महीनों में, और इसमें 127 केसेस हैं, 137 अक्यूज़ड हैं, और उसमें कोई मुख्तलिफ लोगों से चर्स, हीरोइन, आइस, हशीश, क्रिस्टल और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है नशे आवर चीज़ जो है वो उनसे पकड़ी हैं। इस पर हमने फ़र्स्ट टाइम एक एक्साइज डिपार्टमेंट ने रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स भी बना ली है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों से शेयर करूं। उसके जो नंबर हैं जो हमने पहले भी पब्लिश किए, तो मैं लिख के दे दिया, मैं एक बार अनाउंस भी करूँ नंबर। वो नंबर जो है हमने उसको दिया हुआ है। अगर आपको पता चले कि आपके गली मोहल्ले में कहीं पे भी क्रिस्टल आइस या किसी भी किस्म का नशा आवर कोई चीज़ चल रही है, वो जो है आप फौरी तौर पर जो है उस नंबर पे इत्तला करें, तो हमारी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो वहाँ पे पहुँच जाएगी और वो फौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार करेगी। जो भी इत्तला देगा उसका नाम बिल्कुल खुफिया रखा जाएगा, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये काम हो रहा है। हम फर्स्ट टाइम जो है एक पुलिस महकमे के ऑफिसर को जो है वो लेकर आए हैं, और वो जो है उनको डेपुटेशन पे हम लेकर आए हैं नारकोटिक्स में। और अभी हमने पुलिस से मज़ीद कुछ लोग मांगे हैं कि कुछ और मज़ीद हमें सिपाही और अफसरान मिले, क्योंकि हमारे एक्साइज की अपनी जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम थी, तो वो बड़ी तादाद में जो है अब और मज़ीद तेज़ कार्रवाई होंगी। ज़ीरो टॉलरेंस है और बख्शिश नहीं है इस ड्रग पे काम पर। तो मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं कि बहुत सख्ती से जो है वो किया है। एक डेडिकेटेड कंप्लेंट सेंटर जो है वो ड्रग रिलेटेड कंप्लेंट्स का वो भी बनाया गया है। नंबर मैं आपको बता दूं, नंबर जो है मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी और कुछ करें ना करें, वो नंबर ज़रूर जो है आप लोग जो है अपनी हेडलाइंस में लें या उस पर स्क्रीन पर लें। 021 ज़रा कराची का नंबर है, उसके बाद आप डायरेक्ट डायल करते हैं तो 111 374 634, 111 374 634, इस नंबर पर आप कंप्लेंट करेंगे, और इस कंप्लेंट पे जो है इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स जो है वो ड्रग डीलर्स के खिलाफ आएगी। मुझे पता है कि अभी हमारी कैपेसिटी कम है, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा मैस हो चुका है नारकोटिक्स का। जो बड़े से बड़े सख्त से सख्त ममालिक थे जो बड़ी सज़ाएँ देते थे, वो भी इस वक्त ड्रग्स से परेशान हैं। जिन मुल्कों में सज़ाए मौत कैपिटल पनिशमेंट है, वो लोग भी जो है इस वक्त परेशान हैं। उन मुल्कों में भी ना चाहते हुए भी ये ड्रग्स पहुँच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा ये रैकेट है पेडलर्स का, उसके लिए हम सब ने मिलकर जो काम करना, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें हम न्यू एक्ट भी लेके आ रहे हैं। उसका भी
अनकरीबी नोटिफिकेशन निकल जाएगा। जो हमने कहा था कि हम स्टूडेंट्स के जो है वो भी टेस्ट करवाएंगे, वो होंगे रैंडम टेस्ट होंगे, पंक्चुअल टेस्ट नहीं होंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उनके वालिदैन की मर्ज़ी से कराएं। हमारी ये कोशिश होगी कि जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे ड्रग्स चल रहे हैं वहाँ पे उनके वालिदैन की मर्ज़ी से जो है वो उनके टेस्ट हों, और फिर उसकी जो भी रिज़ल्ट आएगी, अगर कोई पॉजिटिव खुदा न खासा निकलता है तो उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, ना ही स्कूल में ना मुआशरे में। वो सिर्फ उसके पेरेंट्स तक बताया जाएगा, और फिर उस बच्चे से ये पूछा जाएगा कि तुम्हें ड्रग्स किसने दी, कौन था जो तुम्हारा सप्लायर। तो उस पर भी सीरियसली जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो काम उस पर बहुत स्पीडली मेरे ख्याल से अनकरीबी नोटिफिकेशन आपको इशू हो जाएगा। तो ये हमारी चंद टॉप प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। न्यू एक्ट जो है नारकोटिक्स पे का एक नया कानून जो है वो भी बनाने जा रहे हैं ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द सजाएं मिल सकें, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। तो जितने भी कानूनी कार्रवाइयाँ इन दिनों में वो भी हुई हैं और फिजिकल कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। जहाँ पे हमें फिजिकली मुश्किलात थी उनको भी हमने देखा, लेकिन जो कानूनी कार्रवाइयाँ वो भी की हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि इस मुआशरे से ड्रग्स को ख़त्म करना, और ये अकेला आदमी नहीं कर सकता, कोई एक महकमा नहीं कर सकता, ये पूरी सोसाइटी को इसमें रोल प्ले करना होगा। मैं मीडिया से भी गुजारिशात करूंगा, मीडिया के मालिकान से गुजारिशात करूंगा कि आप सब इसको ये समझेंगे खुदा ना खास्ता इस ड्रग्स में कल को कोई आपका अपना भी चाहने वाला वो उसमें मुलवस हो सकता है या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए मुआशरे को, सोसाइटी को बचाती कौमें हैं, और कौमों को इकट्ठा होना पड़ता है उस तरह के सोसाइटी के इन चैलेंजेस को। तो मेरी ये आप लोगों से बहुत बड़ी ज़्यादा ये गुजारिश होगी कि इस चीज़ में आप लोग जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। टैक्सेस बढ़ाने की बात मैंने की, टैक्सेस हमने टारगेट पूरे किए, मज़ीद भी टैक्सेस को हम मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देते वो टैक्स दें ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। ये कल आप उमर अयूब की तकरीर सुन के बता रहे हैं मुझे। अच्छा, जो उमर अयूब, अच्छा मैं बताऊं, उमर अयूब ने कल जो नेशनल असेंबली में फरमाया, एक बात मैं वाज़े करता चलूं कि उमर अयूब जो कि ख़ुद एक डिक्टेटर की डायरेक्ट पैदावार है, उसको पता नहीं कि नैब कवानीन में कोई बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं हुई है, ना ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, ना ही मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा, और ना ही मेरा आपने नाम लिया, हम में से कोई भी जो है नैब कवानीन का कभी कोई बेनिफिशरी नहीं रहा है। ये केसेस इमरान खान के दौर में भी बनाए गए, इससे पहले भी बनाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुरखुरू हुए हैं। कानून की जद में या कानून से भागने वाले वो लोग होते हैं जो ख़ुद अदालतों में जाके इस तरह के रिलीफ मांगते हैं। उमर अयूब साहब को पता नहीं है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में थे और उन्होंने जेल से बैठकर कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। उमर अयूब साहब को शायद ये याद दिला दें आप कि उनके कायद इमरान खान ने केपी के बीआरटी जिस पे 7 अरब के किकबैक शामिल थे उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि जी मुझे रिलीफ दिया जाए, और स्टे ऑर्डर लिया। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में किसी ने भी स्टे ऑर्डर नहीं लिया, और स्टे ऑर्डर कौन लेता है? जो खुद उस चीज़ में मुलविस होता है। उसके बाद जो उनका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का केस था, मुकदमा था फॉरेन फंडिंग, उसमें भी इमरान खान ने जाके स्टे ऑर्डर्स लिए थे 6-6 साल तक कि उनका मुकदमा ना चला जाए। एमनेस्टी स्कीम जो है वो भी, जिसको इमरान खान कहते थे कि ये चोरों डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने एमनेस्टी स्कीम ली और इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम ली जो कि चोरों डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, बकौल इमरान खान के। मैं नहीं कह रहा कि एमनेस्टी स्कीम चोरों डाकुओं के लिए होती है। तो इमरान खान ने वो एमनेस्टी स्कीम खुद ली। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी एमनेस्टी स्कीम नहीं ली। तो एमनेस्टी स्कीम भी इमरान खान ले जो चोरों डाकुओं को मिलने वाली होती हैं। इसी तरीके से जो है कोर्टों में स्टे भी लेके उसके मुकदमे ना चला जाए। आज भी अपने मुकदमात के खिलाफ स्टे ऑर्डर इमरान खान ने खुद लिए हुए हैं। वो नहीं चाहता कि उसको सजाएं मिलें कि उसके ओपन शट केसेस हैं। तो वो शख्स वो मतलब या उमर अयूब किसी और एजेंडा पे वो चाहता है कि इस तरह की बात करे ताकि हम फिर इमरान खान पे जवाब दें।
वो चाहता है कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात करके हम इमरान खान की असलियत मजीद खोलें, जिससे उसका लीडर मजीद बदनाम हो सके, उसके लीडर की मजीद हकायक सामने आ सकें कि वो लीडर है जिसने एमनेस्टी स्कीमें ली, जिसने अपने करप्शन केसेस पे स्टे ऑर्डर्स लिए, जिसने अपने डॉक्यूमेंट लेकर भाग गया। इनके शहजाद अकबर आधे जो कैबिनेट के डिसीजन है वो लेकर वो अपने साथ फाइलें भी लेकर चले गए, तो इन्होंने तो और भी वो किए। बाकी हम सब ने पहले भी मुकदमात का सामना किया, आज भी हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, हम भाग कर जाने वाले नहीं हैं। वो भाग के पीटीआई की क़यादत इस वक्त बाहर गई हुई है, लेकिन बाकी लोग जो है वो बैठे यहाँ पे, वो फेस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उमर अयूब जो है वो एक नादान और बेवकूफ़ शख्स है। अच्छा, अभी ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ, तब्दीली की बात मुझे नहीं पता। तब्दीली की बात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले से आपने बहुत सारे मंसूबे भी बताए। सर ये भी बताइएगा कि जो ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं, ये जो फेयर सेट करते हैं या ई कार्ड जो लगाते हैं, क्या इस हवाले से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ये कोई मुशावरत करते हैं या नहीं? दूसरा सर, एक आपसे दूसरा सवाल ये था, पॉलिटिकल सवाल था कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी के जो डेडलॉक था वो खत्म हो गया है, अखबारों में खबर भी है। तो जिस तरीके के मुतालबात पीपल्स पार्टी के थे नून लीग से, क्या नून लीग की जानिब से कोई मुतालबा किया गया सिंध में कोई अथॉरिटीज में या किसी चीज़ में कोई मुतालबा? देखिए जी, पहले आपकी बात थी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का, इस वक्त वो हमारे पास रेगुलेट नहीं है। ट्रांसपोर्ट के उस पर मैंडेट पे नहीं काम करें, वो ऑनलाइन काम करें जिन कंपनीज का आप बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात की, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हर वो इशू उठाए जो कि अवाम की इशूज़ हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कोई ज़ाती बात नहीं की कि हमें किसी को कोई फ़ायदा चाहिए, नहीं। उनके सारी बातें वो हैं जो कि पब्लिक से रिलेटेड हैं। वो डेफिनेटली जो इश्यूज़ हैं, नेशनल इश्यूज़ हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने बातें की हैं। और अगर जहाँ पे सिंध की हुकूमत गई वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब गए, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वही बातें की कि यस, जो सिंध की स्कीमें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और इस बार आई हैं वो स्कीम रिफ्लेक्ट होके। तो डेफिनेटली ये और उसका हक है। जो सिंध जो सबसे बड़ा एक सूबा है, और वो सूबा जो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो वो अगर अपने लिए कोई चीज़ मांग रहा है, अपने आवाम के लिए चीज़ मांग रहा है, अपने आवाम के लिए स्कीम्स मांग रहा है, तो उसमें ज़्यादा बात तो नहीं है। एक मिनट, देखिए जी, मैं समझता हूँ सिंध में जो है वो पहले भी ऑपरेशन हुए हैं। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त पुलिस कर रही है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ इस वक्त पुलिस ऑपरेशन कर रही है, नार्कोटिक्स में जो लोग हैं उनके खिलाफ इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑपरेशन कर रही है, एक्शन ले रही है। तो ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है। अगर कोई नई भी चीज़ होगी तो डेफिनेटली इसको देखा जाएगा। 100 साल, अच्छा, देखिए जी, मैं एक बात करूँ, अच्छा सवाल किया आपका। वो PMLN की हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने 100 दिन की कारकर्दगी की बात की। मेरे पास 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास हज़ारों दिनों की कारकर्दगी रिपोर्ट है। और वो मेरे सामने, अगर मैं वैसे सारे महकमों की हम पब्लिश भी करेंगे, लेकिन हमारे पास तो रोज़ सक्सेस स्टोरी है ना। मेरे पास सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि दुनिया की तारीख के सबसे बड़ा अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। 21 लाख घर, जो कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। अगर बना रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है, बाकी पार्टियों ने सिर्फ बातें की, हमने वो करके दिखाया। इस तरह मैं हर एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। थरकोल का कोयला अगर निकाला है, और कोयला अगर इस मुल्क में आज चल रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाया। हॉस्पिटल्स, पाकिस्तान के बेस्ट हॉस्पिटल्स, और अभी तो मैं एक डेटा लेके आ रहा हूँ आपको, शायद कल परसों तक मैं इसको भी पब्लिक पे ले आऊँ डेटा को, कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो NICVD है, चाहे वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, चाहे वो इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल है, चाहे वो SIUT है, चाहे वो आपकी साइबर नाइफ है, इसमें मैंने तो डेटा निकाल लिया है कि कितने पेशेंट सूबे सिंध के उन्होंने इलाज कराया, कितने पेशेंट जो दूसरे सूबों के यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। मतलब मैं उस पर कोई खुदा न खासा वो नहीं कर रहा कि वो ना कराएं, यस, ये मुल्क उनका है, उनका पूरा है। तो लेकिन हम तो बाकी सूबों का भी काम हम कर रहे हैं कि बाकी सूबे अगर इतनी अहलियत करते, अपने पास उस तरह के प्रोजेक्ट्स लाते, तो हमें शायद वो हम पर वो नहीं होता। लेकिन खैर, हम उसमें भी वेलकम, कोई भी आम इंसान हो, मतलब सूबे के क्या, पाकिस्तान से बाहर लोग भी अगर साइबर नाइफ में इलाज करवा रहे हैं,
ईरान से, अफगानिस्तान से लोग अगर यहाँ पे साइबर नाइफ में इलाज करवा रहे हैं तो हम उसको भी वेलकम कर रहे हैं। तो ये तो हमारी एक वो चीज़ है। जहाँ तक मैं पीछे कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें कहा गया कि जी जो ट्रांसपोर्टरों से फेयर्स वापस जो लिए जा रहे हैं, एक्सेस फेयर पे एक्शन किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम हुआ है। एक कोई मिनिस्टर साहबा फरमा रही थी कि फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। मैंने जब ये पिछली गवर्नमेंट में भी मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, तब भी मैंने किया। इस वक्त सेक्रेटरी एक्साइज है सलीम साहब, उस वक्त जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे। ईदों पे ये हमने शुरू किया, और आप लोग साफ़ ही थोड़ी अपनी मेमोरी करने, पुराने मैसेजेस चेक कर ले, नजर आएगा। इस बार की भी फिगर जो है, कुदरती आपने सवाल किया उसमें मैं बता रहा हूँ। हाँ, हमने कोई इस बार वो पेपर था मेरे पास ही होगा, हाँ ये हाँ, हमने इस वक्त जो है टोटल चेकिंग की है इस ईद पर 5000 से ज़्यादा जो है गाड़ियों की चेकिंग हुई है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने की है। वो खातून की बहुत इज्जत, उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम वो नहीं हुआ। मैं वो कह रहा था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। इस बार हमने जो फाइन इम्पोज किया है वो किया है 50 लाख रुपए का फाइन। उनका मैं फाइन पड़ा तो 9 लाख समथिंग का फाइन था, हमने 50 लाख रुपए का फाइन किया है। उसके बाद हमने जो है जो फेयर रिटर्न किया है पैसेंजर्स को, वो कोई 7 मिलियन रुपीस जो हमने ट्रांसपोर्टरों से पैसे लिए और वापस पैसेंजर्स को दिए। जो पैसेंजर्स भर चुके थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनको ईद पे अपने चाहने वालों के पास जाना था। आगे ट्रांसपोर्टर हमारे चेक पोस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटों की, उन्होंने आए, उन्होंने पूछा भाई आपसे कितना फेयर लिया गया, बोला जी हमें इतना लिया गया। फिर बोला जी हमें तो कानूनी आपको इतना लेना था। पैसे बस के मालकान से पैसे वापस लिए और उन पैसेंजर्स को हमने 7 मिलियन रुपीस जो है वो किया। हमारा तो इतना सूबा सिंध है ना, तो वो बात हो रही थी, वो इतने बड़े सूबे में अगर उन्होंने 9 मिलियन फाइन ले लिया तो मैं तो 5 मिलियन फाइन ले चुका हूँ, 7 मिलियन के मैं फेयर्स रिफंड कर चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ठीक है, हम लोग ये हम इसको अपना रूटीन का काम समझते हैं ना, हम इसको वो नहीं कहते कि इसको हम ज़्यादा पब्लिसिटी करें। लेकिन क्योंकि आपका सवाल आ गया एक, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि यस, ये काम हम पहले कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और हम वेलकम करते हैं और सूबे भी करें। अगर और अभी भी आपको याद होगा कि ट्रांसपोर्ट बिल हमारी बात ही हुई थी, हमने कहा कि हम हमेशा हर साल की तरह इस बार भी हम जो है एक्स्ट्रा चार्ज करने देंगे। हमको देखकर अगर पंजाब गवर्नमेंट या बाकी सूबे करें तो अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। अगर हमको देखकर बाकी हुकूमतें ईवी बसेस लेके आ रही हैं तो अच्छी बात है। अगर हमको देखकर बाकी फेडरल गवर्नमेंट या बाकी सूबे अगर पिंक बसेस लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ हमको देख के आगे बाकी गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स भी बनाएं, और अच्छी बात, ताकि तो हम पर भी थोड़ा वो हमारे हॉस्पिटल्स भी थोड़ा रश वो कम हो, क्योंकि डिटेल में बहुत बड़ी क्यू होती है। तो इसी तरह हमने एक्साइज में भी हर जगह पर हमने बेहतरी की। एक्साइज में हमने अब आप अगर मोटर व्हीकल ऑफिस में चले जाएं तो अब बायोमेट्रिक्स के जरिए जो है अब रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दी है। वहाँ पर एंटर होते हैं बायोमेट्रिक, अब आपको वो क्यू सिस्टम हो गया, काउंटर सिस्टम शुरू हो गए कि आपने काउंटर में वेट करना है और फिर आपने वहाँ जाना है। हमने मजीद जो है उसमें और बेहतरी कर रहे हैं, हम अब ऑनलाइन उस पर भी जा रहे हैं। और अब एक और नई चीज़ मैं बता दूँ, हो सकता है कि हम, चूँकि मोटर हमने काफ़ी कोशिश की है कि यहाँ पे थोड़ा कल्चर चेंज करें अपने महकमों में ना, कि शिकायतें जो आती है लोगों की, अब शायद और हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब का भी विजन है, अब मोटर रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को हम शायद प्राइवेटाइज कर दें। जिस तरह बाकी दुनिया में भी प्राइवेटाइज होता है, तो अब प्राइवेट फर्म को हम लोग हायर कर लेंगे, वो ही महकमे के बिना पर गाड़ियाँ रजिस्टर करते जाएँ, तो और मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो जाए चीज़ें और मज़ीद बेहतर चीज़ हो जाए, ताकि इस तरह की शिकायतें जो है जो अभी भी कभी कभी आती है तो उनको भी हम खात्मा कर सकें। नीयत बिल्कुल साफ़ है।